तो चलिए खबरें अब विस्तार से देखते हैं। दिल्ली दौरे पर हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जहां उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और सूत्रों के हवाले से खबर है कि दोनों के बीच मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर बात हुई है। दूसरी तरफ सीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, ऑल इज वेल है। भोपाल पहुंचते ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो जाएगा। विभागों को लेकर भी बहुत ज्यादा चर्चा गर्म हो गई। कब तक मान लिया कि वो चर्चा केवल मीडिया में चलती है और कहीं नहीं चलती। मंत्रिमंडल का हमारा विस्तार हो गया और विभागों का गठन जैसे ही भोपाल पहुंचूंगा कर दिया जाएगा। तो जैसे ही भोपाल पहुंचूंगा विभागों का बंटवारा हो जाएगा। यहां पर आश्वस्त करते नजर आ रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। दिल्ली से एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा ऑल इज वेल, यानी सब कुछ पार्टी में ठीक ठाक है। हालांकि विभागों के बंटवारे को लेकर आज जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच चर्चा हुई। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशरफ काजमी दिल्ली से जुड़ रहे हैं, जबकि हमारे सहयोगी भोपाल से शरद श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अशरफ, आपके पास आना चाहूंगा। आप इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आज जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, बात हुई, क्या बात बनी क्या? कमरुद्दीन, इसी का इंतजार हम भी कर रहे हैं क्योंकि मुलाकात अभी भी जारी है। जेपी नड्डा के आवास के बाहर में खड़ा हूं और ये मेरे पीछे मुख्यमंत्री का पूरा कारकेट है। मुख्यमंत्री अंदर हैं और इनकी मुलाकात चल रही है और ये बिल्कुल साफ है कि यहाँ का जो मुलाकात का जो दौर है उसको लेकर चर्चा है कि कल क्या होगा। जो मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, किस मंत्री को अब उनको कौन सा विभाग देना है, इस पर चर्चा की जा रही है। तो ये अभी मुख्यमंत्री के यहाँ चर्चा जारी है और उसी पर फैसला किया जा रहा है कि कौन सा विभाग किसको दिया जाएगा। कल मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि भोपाल पहुंचने के बाद इसका फैसला हो जाएगा। जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो सब पूरी हो जाएंगी, उस पर विराम लग जाएगी। और अब ये देखिए कमरुद्दीन, मुख्यमंत्री का काफिला आ रहा है। मुख्यमंत्री बाहर आ गए, बैठक खत्म हो गई। इसी गाड़ी में मुख्यमंत्री हैं। इस गाड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, वो आप देख सकते हैं कि वो बाहर आ गए। करीब करीब 1-1.25 घंटे ये बैठक चली है और अब ये मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ जेपी नड्डा के आवास से जा रहा है। क्या रहा है, क्या हुआ है, ये तो शायद औपचारिक रूप से ना पता चले, लेकिन हाँ जो भाजपा के हमारे सूत्र हैं वो लोग जरूर बता सकते हैं कि इस करीब 1 घंटे के आसपास की जो बैठक हुई है इसमें क्या रहा है। बिल्कुल, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा अशरफ, और हमारे सहयोगी शरद भी लगातार जुड़े हुए हैं। शरद से बातचीत करते हैं क्योंकि वो भोपाल में हैं, तो उनसे बातचीत करना बेहद जरूरी हो जाता है। शरद, हम कई सारे बयान सुन चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री दिल्ली से कह चुके हैं कि कल विभागों का बंटवारा हो जाएगा। विजय शाह भी कह चुके हैं कि कल इंतजार करिए, कल हो जाएगा विभागों का बंटवारा। तो क्या माना जाए, कल विभागों का बंटवारा मुमकिन है? देखिए, अब जब मुख्यमंत्री ने खुद ही कह दिया है कि कल हो जाएगा तो फिर ये मान लेना चाहिए कि कल हो जाएगा। लेकिन कल अगर हो भी जाता है तब भी एक सवाल ये खड़ा रहेगा कि आखिरकार 4 दिन क्यों लग गए मंत्रिमंडल गठित होने के बाद विभागों को बांटने में, क्योंकि ऑलरेडी ही काफ़ी देर से जो शिवराज का मंत्रिमंडल है उसका गठन हुआ है और उसमें भी गठन होने के बाद अगर 4 दिन तक भी जो विभाग हैं वो ना बांटे जाएँ तो फिर कई तरीके के सवाल उठना स्वाभाविक सी है। क्योंकि कुछ बातें ऐसी सामने आ रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ये चाहते हैं कि उनके समर्थक जो मंत्री शामिल किए गए हैं मंत्रिमंडल में उन्हें पब्लिक से जुड़े हुए डिपार्टमेंट दिए जाएं, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये चाहते थे कि जो उनकी तरफ से हैं यानी कि बीजेपी के जो मंत्री हैं उनको इस तरीके के डिपार्टमेंट मिलना चाहिए थे। यही वजह है कि आज जब मुख्यमंत्री दिल्ली में है तो फिर कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई है। जैसा कि अशरफ बता रहे थे कि मुलाकात बस कुछ देर पहले ही खत्म हुई है, तो फिर ये मान लेना चाहिए कि जो यहाँ पे एक चीज मैं समझना चाहूंगा आपसे शरद, आपने कहा कि शिवराज भी चाहते हैं कि जो पब्लिक से जुड़े मंत्रालय हैं वो अपने पास रखना चाहते हैं। सिंधिया भी इसी बात पर अड़े हुए हैं, क्योंकि देखिए सिंधिया के जो समर्थक हैं वो अभी विधायक नहीं हैं, उन्हें अभी उपचुनाव में जाना है, जोर आजमाइश करनी है। तो अगर सिंधिया खेमा पब्लिक से जुड़े मुद्दे रखे तो उनको हो सकता है आगे आने वाले चुनाव में फायदा हो।
बिल्कुल सही कहा है कमरुद्दीन आपने, और इसके पीछे की दरअसल एक वजह भी यही है कि जब वो पब्लिक के बीच में जाएं तो अगर मान लीजिए कोई मंत्री अपने इलाके में दौरा कर रहा है और वहाँ अगर कोई पब्लिक या वहाँ की जनता उनसे कोई मांग करती है किसी तरीके की, तो फिर वो प्रभावी तरीके से अपनी बात रख सकें और तुरंत ही जो दिशा निर्देश हैं वो जारी कर सकें। अगर उनसे जुड़े हुए डिपार्टमेंट्स रहते हैं तो निश्चित ही इसके पीछे की जो मंशा है दोनों नेताओं की वो है। लेकिन अगर एक बार जब विभाग बढ़ जाते हैं तो फिर वो ऐसा नहीं कि 3 महीने बाद फिर बदल दिया जाएगा, 4 महीने बाद फिर बदल दिया जाएगा। उपचुनाव मान लीजिए हो भी जाते हैं तो फिर उसके बाद भी संभव है कि जिस मंत्री के पास जो डिपार्टमेंट रहेगा वो उसी को लेकर कंटिन्यू करेगा। तो क्या इस पर बीजेपी समर्थित जो मंत्री हैं क्या वो राजी होंगे? हालांकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि अब सिंधिया और शिवराज अलग अलग नहीं है, एक ही पार्टी में है और एक ही मंत्रिमंडल के हिस्सा हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं उनके विभागों को तय करने के लिए भी मुख्यमंत्री बिल्कुल सही कहा आपने शरद। और यही हो रहा था जब कमलनाथ की सरकार थी, तब भी ऐसे ही कुछ सिचुएशन, कुछ हालात पैदा हो रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अशरफ काजमी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो लगातार शिवराज के दिल्ली दौरे पर नजर बनाए हुए हैं। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। सीएम ऊर्जा मंत्री से रीवा में सोलर प्लांट को लेकर चर्चा कर रहे थे। सीएम ने ऊर्जा मंत्री से 750 मेगावाट के पावर प्लांट के लोकार्पण को लेकर चर्चा की। वहीं सीएम ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात में ग्वालियर में आर्मी स्कूल खोलने को लेकर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से सीएम ने मुलाकात की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खाद्य मंत्री ने उनसे ये वादा किया है कि वो मध्य प्रदेश के किसानों का एक एक दाना गेहूं का जो है वो बचने नहीं देंगे, उसे पूरा पूरा खरीदा जाएगा। हेक्टेयर जमीन दी थी निःशुल्क मुरैना जिले में, और तब तत्कालीन रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी थी, और ये बात हुई थी कि एक सैनिक स्कूल इसके बदले में चंबल संभाग में खोला जाएगा। मध्य प्रदेश में अभी तक का सबसे बड़ा पावर प्लांट देश का, एशिया का सोलर पावर प्लांट 750 मेगावाट का, वो हमारे रीवा में बनके तैयार है। मैंने पिछली दौरे में माननीय प्रधानमंत्री जी से भेंट की थी और उनसे प्रार्थना की थी कि वो उसका लोकार्पण करें। अब 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, और दिल्ली की मेट्रो ट्रेन को भी वहाँ से बिजली मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि एक एक दाना खरीदेंगे, चिंता मत करो। और आज 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं हम खरीद चुके हैं, और केंद्रीय पूल में आपका मंत्रालय उसको उठा रहा है। अब बात कांग्रेस की। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक पार्टी नेताओं से चर्चा कर रहे थे। बैठक में सुरेश पचौरी, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव से चर्चा हुई। संगठन को मजबूत करने को लेकर नेताओं से वासनिक ने बातचीत की। हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव मुकुल वासनिक जी आए हुए हैं, और समीक्षाएं बैठक का दौर चल रहा है। सभी वरिष्ठ नेताओं से 1-to-1 चर्चा करके इस बात की कोशिश की जा रही है कि इन 24 चुनावों में सारे लोगों के सुझावों को समाहित करके, संकलित करके एक ऐसी कार्य योजना बने जिसमें हम 24 विधानसभा में से अधिकतम विधानसभाओं को जीत पाएं। तो संगठन को मजबूत बनाने को लेकर फीडबैक लिए जा रहे हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि जब भी किसी भी पार्टी की बैठक होती है, ये जरूर निकल कर आता है कि हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं, और कांग्रेस भी इसको लेकर अब लगातार कोशिशें कर रही है। प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक की पार्टी नेताओं से चर्चा हुई। वहीं पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां जहां उनके पैर पड़ेंगे बंटाधार होगा। गोविंद सिंह ने कहा कि सिंधिया सरकार को दबाव में रखना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सिंधिया समर्थकों को राजस्व के विभाग ना दें। सिंधिया परिवार सरकारी जमीन हड़पने का काम करता है। सिंधिया के लोग रहेंगे
तो प्रदेश की महत्वपूर्ण जमीनें छीन लेंगे। ग्वालियर की कई जमीनों पर सिंधिया का कब्जा है। साथ ही गोविंद सिंह ने शिवपुरी, ग्वालियर, गुना में विवादित जमीन की जांच कराए जाने की मांग की। सीएम को चुनौती देते हुए कहा कि हिम्मत है तो शिवराज सरकार जांच कराए। जहां जहां पैर पड़े संतन के वहां होगा बंटा ढाल। सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तो उनकी जो सोच है कि सभी विभाग और मुख्यमंत्री और मंत्री उनके दबाव में काम करें, उनके आदेश का पालन करें, ये उनका सामंती स्वभाव है। अभी मैं हालांकि मेरे को सलाह देने की आवश्यकता नहीं, विपक्ष में हूँ, लेकिन प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से उनके हित में मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि सिंधिया समर्थकों को राजस्व के विभाग न दिया जाए, क्योंकि राजस्व विभाग जब जब सिंधिया के लोगों पे आया है और सिंधिया का प्रभाव क्षेत्र राजस्व विभाग के अधिकारियों को लैंड रिकॉर्ड वगैरह में इन्होंने अपने कमिश्नर बैठा ले हैं, तब शासकीय ज़मीनों पर हड़पने का काम सिंधिया जी के द्वारा, इनके परिवार के द्वारा किया गया है। वहीं राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ ने सिंधिया और सीएम की तुलना कृष्ण और अर्जुन से कर दी। उन्होंने सिंधिया को कृष्ण और सीएम शिवराज को अर्जुन बताया। धाकड़ ने कहा कि दोनों मिलकर सरकार चलाएंगे तो कोई रोकने वाला नहीं है। तो मैं जानता नहीं हूँ, हमारे इस समय मध्य प्रदेश के नेता आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं। केंद्रीय नेता मेरे लोकप्रिय हम सबके राष्ट्रीय नेता हैं जो सुरेश सिंधिया जी हैं, और सिंधिया जी कृष्ण है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अर्जुन है, और जो दोनों मिलकर जिसका चलाएंगे उसको कोई रोकने वाला। कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने रामेश्वर शर्मा को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर आपत्ति जाहिर की। धनोपिया ने कहा कि लोकतांत्रिक परंपराओं को दरकिनार कर रामेश्वर शर्मा की नियुक्ति हुई। रामेश्वर शर्मा मापदंडों पर खरे नहीं उतरते। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता हाथ आने के बाद जिस तरह शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने और कानून के नियमों की धज्जियां उन्होंने काम किया जा रहा है, उसी कड़ी में कल उन्होंने प्रोटेम स्पीकर के नाम पर रामेश्वर शर्मा विधायक की नियुक्ति कर दी। ताज्जुब इस बात का है कि जो विधानसभा की कार्य संचालन की नियमावली है उसके नियम 9(1) के अंतर्गत बाकायदा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर के लिए या अध्यक्ष की सूची के लिए नाम जारी करता है। उसमें रामेश्वर शर्मा का नाम कहीं पर भी नहीं है। 6 विधायकों के नाम थे और जगदीश देवड़ा का नाम भी उसी में शामिल था, इसीलिए जगदीश देवड़ा को प्रोटेम स्पीकर बनाया था। लेकिन जगदीश देवड़ा को अवैध रूप से बिना इस्तीफा दिलाए हुए मंत्री पद की शपथ दिला दी। सुबह 11 बजे शपथ दिलाई, शाम को 4 बजे उनका इस्तीफा कराया गया। और उसके बाद बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने जेपी धनोपिया के प्रोटेम स्पीकर के नाम पर आपत्ति उठाने वाले बयान पर कहा, अगर दिक्कत है तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, वो खुद कानून के जानकार हैं, सही जगह पर आवाज उठाएं। जहां तक विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर को लेकर के जो नियुक्ति की गई है रामेश्वर जी शर्मा की, उस बात को लेकर के अगर जेपी धनोपिया जी अगर इस बात को लेकर के आपत्ति कर रहे हैं, मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ा है, वे मांग कर रहे हैं, पहले वो तो बता कि मांग किस फ्लोर पर किससे मांग करेंगे। उनके पूरे स्टेटमेंट में जानकारी का अभाव है। और अगर विधानसभा के सचिवालय से नाम गए हैं और राज्यपाल महोदया ने यदि वैधानिक रूप से उसके ऊपर मोहर लगाई है, और यदि जेपी धनोपिया जी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति है, तो दरवाजे खुले हैं कोर्ट के न्यायालय। शिवराज सरकार के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अनोखा प्रण लिया। उन्होंने कहा कि बिना चप्पल वो प्रचार करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक ग्वालियर में पानी की समस्या दूर नहीं हो जाती, चप्पल नहीं पहनूंगा। प्रद्युम्न ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में सबसे ज्यादा उपेक्षा कांग्रेस ने की और कांग्रेस छिंदवाड़ा तक सीमित थी। साथ ही उन्होंने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस को जनता जवाब देगी। मध्य प्रदेश में 24 सीटों के उपचुनाव का रण तेज हो गया है और आज ग्वालियर विधानसभा को लेकर वर्चुअल रैली हुई है। हमारे साथ मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं और खास बात यह है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आज नंगे पैर ही जो वर्चुअल रैली है उसको संबोधित किया है और इससे पहले भी वो अपनी चप्पलें त्याग चुके थे। हम जानेंगे कि आखिरकार प्रद्युम्न जी, आप ये जो आपने चप्पल का त्याग किया है ये कब तक रहेगा और क्यों रहेगा? देखिए, बड़ा साफ है कि जिन ग्वालियर के लोगों के अधिकार हैं
उनको सुरक्षित रखने का कर्तव्य एक वहाँ के जनप्रतिनिधि का होता है। जब मैं चुनाव लड़ने से पहले 21 बार जेल गया, जिन समस्याओं के लिए मैं लड़ रहा था उनका समाधान का जब दायित्व हमें मिला तो इस प्रदेश के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने वो धनराशि, वो विकास के लिए देने से मना कर दिया, जिससे ग्वालियर की जनता को गंदे पानी और पीने की पानी की समस्या से जूझ रहा था, उस समाधान करने में मैं अपने आप को असमर्थ पाया। तो उसकी सुरक्षा के लिए हमने कुर्सी छोड़ना मंजूर किया। और तो देखते हैं उनका ये प्रण कब तक जारी रहता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। शाहजहांपुर में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे जल भराव और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। वहीं बारिश के पानी में मंत्री इंदर सिंह परमार फंस गए, जिनको लोगों ने ट्रैक्टर में बैठाकर मुख्य मार्ग तक पहुंचाया। वहीं कई जगह पर लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करते हुए नजर आए। और कल से सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। सावन का पहला दिन सोमवार को पड़ रहा है, यानी कल सावन की पहली सोमवारी भी है। सावन के पावन महीने पर इस बार कोरोना का साया भी है। कल से शुरू हो रहे सावन महीने में बाबा महाकाल का दर्शन श्रद्धालु सुबह 5:30 बजे से रात 9 बजे तक कर पाएंगे। लेकिन उन्हीं श्रद्धालुओं को दर्शन का लाभ मिलेगा जो पहले से बुकिंग कराएंगे। तो प्री बुकिंग कराना यहां बेहद जरूरी है। तो कल से सावन का महीना शुरू हो रहा है। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में पहली बार ऐसा होगा कि भगवान पशुपतिनाथ का अभिषेक करने के लिए कोई भी भक्त गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर पाएगा। वहीं हर साल निकलने वाली शाही सवारी भी इस बार मंदिर परिसर में ही निकाली जाएगी, जिसमें सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे, जबकि भक्तों के लिए मंदिर में पूजा पाठ प्रतिबंधित रहेगा। तो कोरोना के चलते एक बड़ा फैसला लिया गया। मंदसौर और उज्जैन में भी ऐसा है, आपको बता दें, जहां बाबा महाकाल के दर्शन के लिए प्री बुकिंग करा रहे हैं लोग। वहीं पर अब मंदसौर में भी कोरोना के चलते एक बड़ा फैसला लिया गया, जहां पर शाही सवारी इस बार नहीं निकल पाएगी। शाही सवारी मंदिर परिसर में निकलेगी और जिस तरह से धूमधाम से पहले ये शाही सवारी निकला करती थी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।